तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपने परसेंटेज का 5वां क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पिछली वाली जो वीडियो थी उससे आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे और आगे के तरीकों को सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, एक एग्जाम से रिलेटेड और एक आपका आय से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो शुरू हो रहा है वो आपका आय से रिलेटेड है, यानी उसका जो महीने का वेतन है उसमें वो 20% बचाता है। मतलब अगर वो 100% कमाता है, ठीक है, तो उसमें से कितना बचा लेता है, इसमें से ये बचा लेता है 20%। और कितना खर्च कर देता है, खर्च कर देता है 80%। ठीक है, अगर हम माने कि वो व्यक्ति 100 रुपया कमाता है और 20 रुपया बचा लेता है और कितना खर्च कर देगा। आप कहोगे सर 100 रुपया कमा रहा है, 20 रुपया बचा रहा है, तो खर्च करेगा 80 रुपया, यानी 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उसका मासिक व्यय यानी जो खर्चा है वो रुपया में कितना है, 6,000 रुपया है। यानी अगर हम देखें कि 80% खर्च करता है, जिसकी वैल्यू रुपया में कितना है, रुपया में है 6,000, 6,000 है, तो वो कितना कमाता है, 100% कमाता है। तो 80% का मान 6,000 है, तो 1% का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 6,000/80। और 100%, चूंकि वो कमाता कितना है 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6,000/80 गुणित 100। ठीक है, अब इसको काट देते हैं हम लोग। किससे काटेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, उसके बाद 4 से काटेंगे यहाँ पर, या डायरेक्ट हम 8 से काट देते हैं। 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 8×7=56, 8×5=40, और यहाँ पर डबल जीरो लगा देंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका 7,500 रुपया। ठीक है, तो उसकी जो मासिक बचत है वो हमसे पूछ रहा है। तो मासिक बचत जब हमसे पूछ रहा है और ये क्या है, इसका आय है, मतलब वो कमाता है 7,500 रुपया, जिसमें से खर्च कर देता है 6,000 रुपया। तो कितना बचाता है, आप बता दीजिए। कि वो कमाता है 7,500 रुपया और उसका जो खर्च है वो है 6,000 रुपया, तो कितना बचाएगा, तो आप कहोगे आय में से खर्च को घटा लीजिए, तो आएगा 1,500 रुपया। कितना रुपया आ जाएगा इसका, 1,500 रुपया, मतलब वो 1,500 रुपया बचाता है। ये तो हुआ एक तरीका। अगर आप ऐसे घटा के नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर 100% का मान कितना आया है, 7,500 रुपया, और हमको किसका निकालना है, 20% का। तो अगर हम 20% का निकालने जाएं तो ये हो जाएगा 7,500/100 गुणित 20। तो यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, 75 दूना 150, मतलब ये हो जाएगा 1,500 रुपया। तो देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी 1,500 रुपया मिला, यहाँ पर भी 1,500 रुपया मिला। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा लिए। ठीक है, हम बस कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर हमने माना है कि जो व्यक्ति की आय है वो 100% है, मतलब 100% वो कमाता है, जिसमें से 20% बचा लेता है। तो खर्च कितना करता है, 80%, और 80% का मान रुपया में दिया है 6,000। तो हमने 1% का मान निकाला, 6,000/80। फिर हमने 100% का मान निकाला, तो 100% का मान आ गया 7,500। यानी वो 100% कमाता है, लेकिन रुपया में कितना कमाता है, 7,500 रुपया कमाता है। और खर्च करता है, जो कि आपके सवाल में ही दिया हुआ है, 6,000 रुपया खर्च करता है। तो 7,500 में से 6,000 घटा देंगे तो बचेगा 1,500 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1,500 रुपया दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है और हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आवाज़ में अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी तो समझ लीजिएगा कि सर्दी से एकदम हम पस्त हैं। ठीक है,
सर्दी हुआ है, गला एकदम बजा हुआ है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। बोलने की एकदम हिम्मत नहीं है, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है, अजय अपने वेतन 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा और 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपया बचा लेता है। तो बताइए वो मासिक आय उसकी कितनी है, मतलब महीने का वो कितना कमा लेता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि महीने का वो 100% कमाता है। कितना कमाता है? 100%। चूंकि ये परसेंटेज पढ़ रहे हो आप, तो हमने आपको बताया था कि परसेंटेज में आप यक्स वाई जेड कुछ नहीं मानोगे। परसेंटेज में जो पूरा माना जाता है पूर्णांक, वो 100 माना जाता है। यहाँ पर भी हमने 100 मान लिया। तो माना कि वो 100% क्या करता है? कमाता है, यानी उसकी जो आय है परसेंटेज में कितना है? 100% है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब वो अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, यानी घर का किराया दे देता है कितना परसेंट? 25%। उसके बाद 5% खाद्यान्न पर, ठीक है, 5% खाने पर खर्च कर देता है। उसके बाद यहाँ पर 15% यात्रा पर, 15% किस पर खर्च कर देता है? यात्रा पर खर्च कर देता है। और 10% कपड़ा पर खर्च करता है। 10% किस पर खर्च करता है? कपड़ा पर खर्च करता है। तो आप बताइए कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया कमाता है, तो मान लेते हैं 25 रुपया किराया पर, 5 रुपया खाना पर, 15 रुपया मान लेते हैं आपका यात्रा पर, और 10 रुपया काहे पर? कपड़ा पर खर्च कर देता है। तो उसके पास अभी कितना बचा है? तो आप कहोगे कि जितनी उसकी आय है और जितना खर्च हो चुका है, तो आय में से अगर खर्च को घटा देंगे तो जो हमारा बचेगा वो हमारा बचत होगा। तो खर्च को घटाएंगे तो घटाने का मतलब इन सब को जोड़कर आय जो 100% हमने पहले से माना है उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो जोड़िए इसको, देखिए 25 5 30, 30 10 40, 5 45 और 10 कितना हो जाएगा? 55% तो खर्च है। 55% क्या है? खर्च है। तो बचत कितना है? बचत, बचत है आपका 100 माइनस 55, और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे, यानी आय में से हमने खर्च को घटा दिया। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 45%। 45% बचत है, लेकिन रुपया में कितना है ये? परसेंटेज में तो 45% है, लेकिन रुपया में है 27,000। कितना है ये? 27,000 रुपया है। अगर हम मानते हैं कि व्यक्ति की आय 100% है, जहां हमको पता है 45% का मान, तो हम लोग 100% का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालेंगे 1% का मान, तो कितना हो जाएगा? 27,000 बटे 45। और हम लोग यही निकाल दें 100% का मान, तो क्या हो जाएगा आपका? 27,000 बटे 45 गुणित 100। ठीक है, तो आप जानते हो कि 9 तिरिक 27 होता है, या हम 45 से काटे 6 बार में, 45 से कितनी बार में कट जाएगा? ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 45 से कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में, क्योंकि आप जानते हो 45 छक्का होता है 270। देखिए 6 पंचे 30, 6 चक 24, 3 27। तो यहाँ पर अगर हम इसको काट दें, 45 से कम 45, 45 छक्का हो जाएगा 270। तो इधर बचा 600 और 100 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 600 गुणे अगर हम 100 करेंगे तो कुल मिला जुलाकर 60,000 आएगा। कितना आ जाएगा? 60,000 रुपया, यानी वह व्यक्ति मंथली 60,000 रुपया कमाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा दिया। अच्छा, एक चीज़ आप इसमें नोट करिएगा कि इसमें शेष आय का नहीं कहा है। जैसे इसमें डायरेक्ट बोला है 25% आप घर का किराया दे देते हो, 5% खाना पानी का दे देते हो, 15% ट्रैवल का दे देते हो, 10% कपड़े पर खर्च कर देते हो। इसमें ये शब्द नहीं बोला है कि शेष का। शेष का मतलब जैसे 25%
किराए पर खर्च कर देते हैं। शेष का 15% कहाँ पर खर्च कर दे, शेष का 5% खाद्यान्न पर, फिर शेष का 15% आपका यात्रा पर। अगर ऐसा कहा होता तो सवाल का जो तरीका होता, मतलब सवाल का जो रूप होता, वो अलग होता। ठीक है, अभी सवाल इस पर हम लेकर आए हैं, शेष वाले का उसको भी लगाएंगे। लोग उसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो सवाल बड़ा सरल होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो 2 सवाल हम लगवाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, ये बड़ा नहीं है। यकीन मानिए कि अगर आप इसको पेपर में बैठ के सॉल्व करोगे, ये तो हम आपको समझा रहे हैं ना, तब पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। लेकिन आप बताओ क्या आप पेपर में पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे? नहीं, आप पेपर में उतना ही रफ शीट पर लिखोगे जितने की आपको ज़रूरत रहेगी, बाकी सब आप दिमाग में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, लिखा हुआ है आपका 60,000 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। चलिए देख लेते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राम अपने वेतन की 14% की बचत करता है, मतलब जितना कमाता है उसमें से 14% वो बचा लेता है। ठीक है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। श्याम कितना बचा लेता है? 22% बचा लेता है। यदि दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं, मतलब पाते हैं, और श्याम रुपया में, परसेंटेज में तो 22% बचा लेता है, लेकिन रुपया में 1540 रुपए की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी होगी? तो राम की बचत रुपया में बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 लोग हैं। कौन कौन? एक है राम, एक है श्याम। ठीक है, ये दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं, मतलब 100% ये भी प्राप्त करता है, 100% ये भी प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन दोनों की जो बचत है वो अलग अलग है। जैसे राम जो है वो 14% बचाता है, जबकि श्याम जो है वो 22% बचाता है। कितना परसेंट बचाता है? 22%। और 22% वो रुपया में कितना बचा लेता है? परसेंटेज में तो 22% है, लेकिन रुपया में बचा लेता है 1540। रुपया में बचा लेता है वो 1540 रुपया। तो आप अगर ध्यान से देखो तो 22% का मान 1540 है, हमको चाहिए 100% का मान। क्यों? क्योंकि 100% का मान अगर पता चल गया, इवन अगर हम डायरेक्ट 100% ना निकाल के केवल 14% का निकाल दें तो भी निकल जाएगा। कैसे? देखिए, जो राम की बचत है वो है 14%, और इसी की वैल्यू हमको पता करनी है। तो हम लोग 22% का मान पता किए हैं, जो कि आपके सवाल में दिया है 1540। तो आप बताइए 1% का मान कितना होगा? आप कहोगे 1540/22 होगा, और आप जानते हो 22×154 होगा, यानी 1% का मान है 70 रुपया। 1% का मान कितना है आपका? 70 रुपया है। जबकि अगर हम 14% का मान निकालें, क्योंकि जो राम है वो 14% की बचत करता है। ठीक है, तो 14% का मान निकालें तो हो जाएगा 14 × 70, और आप जानते हो 14×7 = 98 होता है, यानी 980 रुपया। राम की जो बचत है वो कितना है? 14% है, लेकिन रुपया में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 980 रुपया हो जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में देखिए 980 रुपया लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो 980 रुपया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, मज़ेदार इसलिए क्योंकि इससे पहले जो आप सवाल पढ़े थे उसमें दोनों का वेतन समान था। इसमें ऐसा नहीं है। सवाल को पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे इसको ईजी वे में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए लिखा है, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। मतलब यहाँ 2 लोग हैं। अगर कौशल को के से माने, नंदिनी को यन से माने, तो कह रहा है
कि कौशल के मासिक वेतन का 12%, अगर कौशल मान लेते हैं के रुपया कमाता है तो इसका 12% जो है वो नंदिनी के 16% के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। इसमें एक और लोग आ गए। कौन? सुरेश। जो सुरेश है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इधर दिखेगा ना, हाँ यहीं लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दिख रहा है सुरेश का जो मासिक वेतन है वो नंदिनी के मासिक वेतन का कितना है? आधा है। ठीक है, यानी जो सुरेश है वो नंदिनी के मासिक वेतन का कितना है? आधा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ना नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है सुरेश का वेतन। सुरेश का जो वार्षिक वेतन है, अब देखिए ध्यान दीजिए, अभी हो रही है मासिक, मासिक मतलब महीने के वेतन की बात, लेकिन यहाँ पर ये जो बात अब कर रहा है वो कर रहा है आपका वार्षिक वेतन का। यानी सुरेश का वार्षिक वेतन है 1.08 लाख रुपया। इसका मतलब ये है कि 1,08,000 रुपया सुरेश जो है वो हर साल कमा लेता है। ठीक है, तो बताइए कौशल का मासिक वेतन कितना है? तो कौशल का मासिक वेतन हमसे पूछा जा रहा है, जबकि यहाँ पर कह रहा था आपका, जबकि यहाँ पर हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 4×3=12, 4×4=16, यानी ये हो जाएगा आपका 3 के बराबर कितना हो जाएगा? 4n। ठीक है, और हमको कौशल का वेतन पूछ रहा है तो कौशल बराबर क्या हो जाएगा? 4×नंदिनी/3। यानी अगर हमको पता चल जाए कि नंदिनी का मासिक वेतन कितना है तो हम ये पता कर लेंगे कि कौशल का मासिक वेतन कितना है। अब देखिए, ये जो आपका सुरेश है ये एक साल में मतलब 12 महीने में, 12 मंथ में वो कितना कमाता है? 12 मंथ में कमाता है वो 1.08 लाख रुपया। अगर हम इसको बदलें, दशमलव को हटा दें तो 3 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लग जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,08,000 रुपया वो 12 महीने में कमाता है। तो एक महीने में कितना कमाएगा? एक महीने में कमाएगा यहाँ पर 1,08,000/12। आप जानते हो 12/8 104 होता है। अब 12/8 104 नहीं, 12/8 96 होता है। ठीक है, 12×9 108 होता है। 12×9 कितना होता है? 108। ठीक है, 12/8 96 होता है। यहाँ पर देखिए 9×2 18, 9×1 9 1 10, यानी 12×9 कितना होता है आपका? 108, यानी 9 बार में ये कट जाएगा। मतलब वो एक महीने का 9,000 रुपया कमाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो नंदिनी के वेतन का आधा सुरेश कमाता है, तो अगर हम नंदिनी का वेतन निकालना चाहें तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, मतलब सुरेश गुणित 2 हो जाएगा। अब सुरेश कितना कमा रहा है? अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, अगर आपको दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, हाँ हट गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नंदिनी के वेतन की बात करें तो नंदिनी जो है सुरेश के वेतन का दोगुना कमाएगी। क्यों? क्योंकि जो सुरेश है वो नंदिनी के वेतन का आधा कमाता है। तो यहाँ पर अगर हम नंदिनी की बात करें तो सुरेश कितना कमाता है एक महीने का? 9,000। इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो नंदिनी का वेतन एक महीने का कितना हो जाएगा? 18,000 रुपया। नंदिनी का वेतन एक महीने का कितना हो जाएगा? 18,000 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कौशल है, कौशल जो है वो नंदिनी के वेतन का 4/3 भाग कमाता है। तो नंदिनी कितना कमा रही है? यहाँ 4/3 गुणे नंदिनी कितना कमा रही है? 18,000 रुपया। तो 18,000 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3×1 3, 3×6 = 18, मतलब ये हो जाएगा 6,000 रुपया। तो 6×4 कितना हो गया यहाँ पर? 24,000 रुपया। यानी जो कौशल है वो महीने का 24,000 रुपया कमाता है, नंदिनी महीने का 18,000 रुपया कमाती है, सुरेश महीने का 9,000 रुपया कमाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा था कौशल का, तो यहाँ पर 24,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए, 24,000 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अगर आप समझे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन को आपके यहाँ स्क्रीन पर लगा देते हैं और इसको हम लोग इरेज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा है? राम के कुल रुपयों में से 20% धन खो गया। मतलब जितना वो कमाता है उसका 20% मतलब खो गया, मतलब खत्म हो गया। ठीक है, शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपये बचे। राम के पास आरंभ में कितना धन था? तो यहाँ पर देखिए शेष आ गया, जिसको हमने पहले या दूसरे सवाल में ही बताया था कि यहाँ पर शेष का पूछता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखिए सबसे पहले मान लेंगे कि राम के पास 100% रुपया था। ठीक है, कुल का मतलब कितना होता है? 100 होता है। तो राम 100% कमाता था, लेकिन 20% उसका खो गया, मतलब खत्म हो गया। 20% तो खत्म हो गया, तो बचा कितना उसके पास? अभी भी उसके पास 80% बचा है, ये तो खो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया है आपका? हाँ, बीच बीच में इतना भयानक खांसी आ रही, क्या बताएं। यहाँ पर 20% इसका क्या हो गया? खो गया। ठीक है, अभी बचा कितना है? 80% बचा है। और ये जो बचा हुआ 80% पार्ट है, इसमें में से भी 25% खर्च कर देता है वो। जो बचा हुआ है 80%, 80% का वो कितना खर्च कर देता है? 25% खर्च कर देता है। ठीक है, तो 25% का मतलब कितना होता है? 25/100। तो 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। यानी वो कुल मिला जुला कर 20% खर्च कर देता है 80% में से भी। अब समझिए, उसके पास 80% बचा था, जिसमें से उसने 20% खर्च कर दिया। तो बचा कितना उसके पास अभी? आप कहोगे सर 60% बचा है। कितना परसेंट बचा है? 60। क्यों? क्योंकि 20% पहले से खो गया था, वो तो खत्म हो गया। अब 80% बचा, 80% में से 20% ये फिर से खर्च कर देता है, तो कितना बचा उसके पास? 60%। और 60% अगर रुपया में देखा जाए तो कितना बचा है? रुपया में बचा है 480 रुपया। रुपया में कितना बचा है? 480 रुपया बचा है। तो पूछ रहा है कि आरंभ में उसके पास कितना धन था। तो आरंभ में तो 100% था, तो 60% का मान अगर 480 है, तो आप कहोगे सर 1% का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 480/60। तो 100% का मान कितना होगा? 480/60 गुणते 100। और आप जानते हो 6 अट्ठे 48 होता है, और 8 का 100 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 800 रुपया। यानी शुरू में उसके पास कुल 800 रुपया था, जिसमें से 20% उसका खो गया। जो बचा उसमें से 25% उसने किसी और काम पर खर्च कर दिया। तो उसके पास जो कुल मिला जुला कर बचा रुपया था अंत में, वो 480 था। तो कुल कितना रुपया वो महीने का कमाता था? 800 रुपया। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर? इरेज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या करा है आपका? लिखा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। कोई व्यक्ति है जो अपनी आय का कितना परसेंट खर्च कर देता है? 80%। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण, मतलब जो पहले से खर्च होता था उसमें और भी वृद्धि हो गया, उसके कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है। मतलब
पहले 80% खर्च करता था, लेकिन अब 37.5% और खर्च करेगा 80% के अलावा, तथा उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति बड़ा दुविधा में है। ठीक है, क्योंकि 100% वो मान लेते हैं शुरू में कमाता था, 100% कमाता था, जिसमें से वो करता क्या था कि 80% खर्च कर देता था। 80% तो खर्च हो गए, 20% वो बचाता था। लेकिन हुआ क्या, निर्वाह खर्च में वृद्धि हुई, और वृद्धि हो गई कितने की? 37.5% की। तो ये बताइए, 80% पहले खर्च करता था, अब 80 का 37.5% और वो खर्च करेगा, क्योंकि जो कह रहा है ना, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई? 37.5। 37.5 का मतलब कितना होता है आपका? 75/2। 37.5 का मतलब कितना होता है? 75/2। और परसेंटेज का मतलब बटा में 100। इसको थोड़ा डायरेक्ट कर दिए हम। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 37.5, अगर जिनको नहीं समझ में आया हम यहाँ पर बता देते हैं। 37.5 ये होता है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज लगा था, तो 37 दूना 74, और ये कितना हो गया? 75/2। ये परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है, और वही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए, आप जानते हो 25 तिहाई 75 होता है, 25 चौका 100 होता है। अब 4 दूनी 8 होता है, और 8 दहा में 80 होता है। 10 तिहाई कितना हो गया? यहाँ पर 30 हो गया। यानी अगर वो अपने खर्च को बढ़ा देता है, पहले 80 खर्च करता था, लेकिन अब 37.5% और खर्च करने लगा, तो कुल खर्चा कितना बढ़ गया? तो देखिए, पहले 80 था, पहले 80% था, लेकिन अब 30 और बढ़ गया। इसको हल किए हैं तो कितना आया है? 80 का 37.5%, 30% आया है। तो कुल मिला जुला कर 110% वो खर्च करने लगा। अब सोचिए, जो व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, 110 रुपया खर्च करेगा, जाहिर सी बात है उधारी में चला जाएगा। उधारी में न जाए, इसके लिए उसकी आय बढ़नी चाहिए। जब उसकी आय बढ़नी चाहिए, तो अब देखिए, व्यक्ति 100% क्या करता था? यहाँ पर कमाता था, लेकिन उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। मतलब यहाँ पर 16 सही 2/3%। इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब होता है 50/3%। 16 तिया 48 दो 50/3, और यहाँ पर परसेंटेज लगा देते हैं। तो परसेंटेज लगा देंगे, तो परसेंटेज ना लगाएं तो बटा में क्या कर दें हम लोग? 100 में कर दें। तो 50 एक कम 50, और 50 दूनी 100। ठीक है, अच्छा, अगर परसेंटेज लगाते हैं, क्योंकि परसेंटेज लगाना का फ़ायदा ये है कि इसके साथ जुड़ जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर 50/3%। ठीक है, ये क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब पहले वो 100 रुपया कमाता था, अब उसकी आय 100 प्लस 50/3 बढ़ गई। तो अब कितनी हो गई? अब जो आय होगी वो हो जाएगी 100 प्लस 50/3। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 350/3, और परसेंटेज लगा रहेगा। ठीक है, परसेंटेज लगा रहेगा। अब ये देखिए, ये नया खर्च है और ये नई आय है। तो आप बताइए, यहाँ पर पहले वो कितने की बचत करता था? पहले वो बचत करता था 20% का। अब कितने की बचत होगी? अब आप कहोगे सर, अगर बचत की बात करते हैं आप, तो बचत बराबर होता है जितनी उसकी आय है उसमें से उसका खर्चा घटा दीजिए। तो आय है इसका 350/3, माइनस जो खर्चा है वो है 110। अगर इसको गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, यानी डायरेक्ट अगर हम हल करना चाहें तो ये आएगा 20/3। कैसे? देखिए, 11 तिया 33 मतलब 330। 350 में से 330 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20/3%। ठीक है, अब यहाँ पर वो पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है उसकी वर्तमान बचत कितनी है।
वर्तमान बचत का मतलब आप समझते हो, पहले 20% बचत करता है, उसके बाद अब जो बचत करने लगा है वो 20/3% करने लगा है। तो ये वर्तमान बचत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान बचत नहीं है, ये बढ़ा हुआ या घटा हुआ बचत हो सकता है। लेकिन अगर हम पूछें या हम बताएं कि वर्तमान बचत, अगर हम वर्तमान बचत की बात करें तो कितना होगा, तो यहाँ पर जो पुरानी बचत थी उसमें में से, जो पुरानी बचत थी उसमें में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपका नया वाला बचत है उसको घटा देंगे। तो 20 तिहाई 60, 60 में से 20 जाएगा, बचेगा 40/3। ठीक है, अब 40/3 हो गया। अब यहाँ पर अगर हमको ध्यान से देखना हो तो क्या होगा, पूछ रहा है कि उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। तो अब बताइए वर्तमान बचत कितने पर होगी, अभी बचत इसकी कितनी है, यहाँ पर 40/3% है, और उसकी आय कितनी है, यहाँ पर है आपका 350/3% उसकी आय है अभी की। तो अगर हम बचत का परसेंटेज निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे, आय पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 20% भी यूज कर सकते हैं सवाल के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर ये बचत है, तो अगर हम बचत का परसेंटेज निकालें, क्या निकाल लें, परसेंटेज। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अगर आप इसको समझ रहे हो स्टेप बाय स्टेप तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम एक भी तरीका मतलब एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बचत परसेंटेज निकालें तो जो वर्तमान की बचत है जिसको हमने निकाला 40/3 बटे, चूंकि बचत आय पर निकाली जाती है, चाहे खर्च हो चाहे बचत हो, तो ये हो जाएगा आपका 350/3 और गुणित हो जाएगा 100 और परसेंटेज। तो 3 से 3 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बच गया यहाँ 400/35%। तो अगर इसको हम 4 से काटे, ठीक है, या 5 से काट देते हैं, 5 40 और 5 सते 35 यानी 80/7। तो आप जानते हो 5 40 हो गया ना, और 5 सते 35 हो गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, यहाँ पर हमने परसेंटेज निकाल दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर एक सही आने लगेगा, और अगर हम इसको इस तरीके से हल करें कि यहाँ पर 20 रख दें, क्या रख दें, 20 रखने पर देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 200, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 200/35। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 सते 35, ये घटाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए वर्तमान में इसकी बचत ये है, वर्तमान में इसकी आय ये है, तो इस पर निकालेंगे, ठीक है, इसको हल नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको हल करेंगे 40/7, अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, मिटाने का मतलब ये है हटा देते हैं, ठीक है। अब आपको बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमने किया क्या, जो वर्तमान बचत थी उसकी 20/3 उसको रखा, बटे वर्तमान आय 350/3, 3 से 3 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 का 100 में गुणा करा दिए, 200/35। अब 7 से अगर इसको काटेंगे तो 7 पचे 35, बचेगा 5 और बटे 7%। यानी जो हमारा उत्तर आएगा लास्ट में वो कितने परसेंट की आपका बचत करेगा, 5 सही 5/7%। यही हमारा क्या हो गया, सही उत्तर है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, हमने एकदम कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं है, जो जो सवाल करा था हमने वो कर दिया और आपका उत्तर भी आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और इसको हम लोग इरेज कर देंगे। चलिए इस सवाल को देखिए, यहाँ पर अब आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अब आपको सवाल दिख रहा होगा, लिखा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, मतलब जितना वो कमाता है उसका 75% क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तब उसकी बचत कितनी बढ़ेगी। तो आप समझिए कि वो व्यक्ति मान लेते हैं 100% कमाता है, अगर हम बात करें खर्च की तो वो 75% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, आप कहोगे 25%।
25% की क्या करता है वो, बचत करता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि उसकी आय को बढ़ाया जा रहा है, कितना, 20%। यानी पहले 100 रुपया कमाता था, तो अब 20 रुपया उसको और ज़्यादा मिलेगा, तो कुल कितना मिला, 120 रुपया। यानी अब उसकी आय जो है वो 120% हो गया। ठीक है, या 120 रुपया हो गया। अब उसका जो खर्च है वो क्या करता है, 10% बढ़ जाता है। तो खर्च पहले 75% था, तो 75% का अगर हम 10% निकालें तो कितना हो जाएगा, 7.5%। यानी पहले 75% खर्च करता था, अब 7.5% और ज़्यादा खर्च करेगा। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च 75% प्लस 7.5%। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 82.5%। यानी 75 में अगर हम 7.5 जोड़ देंगे, 82.5% इसका क्या हो जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा। तो अब बचत कितनी है, अब बचत कितनी है, तो अब इसकी आय है 120, जिसमें से वो खर्च करता है 82.5। चूंकि आप जानते हो आय में से अगर हम खर्च को घटाएंगे तभी हमको बचत मिलेगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 3, यानी 37.5। और अगर हम यहाँ परसेंट लगा दें तो 37.5%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, लिखा है तब उसकी बचत कितनी बढ़ेगी। बहुत लोगों को यहीं पर उत्तर मिल गया होगा, और वो लोग ऑप्शन में देखेंगे भी, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 37.5%, और उसको टिक टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अभी अधूरा उत्तर है। क्यों, क्योंकि ये उसकी नई बचत आई है। ये क्या है, उसकी नई बचत है। पुरानी बचत कितनी थी, 25%। कितना बढ़ गया, तो अब बताइए जो बढ़ा है बचत वो कितना है। आप कहोगे पुराना वाला बचत को नए वाले बचत में से घटा देते हैं, तो बचेगा कितना, 12.5%। क्योंकि 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 5 तो है ये है। यानी 12.5% बढ़ गया। ठीक है, लेकिन 12.5 का मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्या हम 25/2 लिख दें, नहीं। यानी ऐसे समझिए कि साढ़े पहले वो 25 रुपया बचाता था, अब 37.5 रुपया बचाता है, तो 12.5 रुपया उसका बढ़त हो गया। लेकिन परसेंटेज में बढ़त कितना हो जाएगा, तो 12.5/25 गुड़े 100, और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। तो 25 चौका 100 और 12 चौक 48, यानी कुल मिला जुलाकर 50%। यानी जो उसकी नई बचत है, उसकी जो बचत है वो कितनी परसेंट बढ़ेगी, तो 50% बढ़ेगी। कौन सा विकल्प अब सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर 37.5 वाला सही नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका नया बचत है, कितना बढ़ा ये नहीं बता रहा। यहाँ पर भी सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये कितना बढ़ा है ये बता रहा है, परसेंटेज में ये अभी नहीं है। परसेंटेज में हम निकालेंगे तो 50% आएगा। भले आप कहोगे यहाँ परसेंटेज लगा है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज तो लगेगा ही। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, 8वां वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कौन है ये, राम है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि राम जो है 100% कमाता है। ठीक है, 100% आय है, लेकिन हो क्या रहा है कि 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, कितना परसेंट, 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, ठीक है, खर्च कर देता है। तो बचा कितना, बचा है 80%।
जब 20% घरेलू आवश्यकता पर खर्चा हो जा रहा है तो कितना बचेगा? 80% बचेगा। लेकिन ये जो बचा हुआ 80% है, इसका 15%, इसका कितना? 15% पुस्तक पर खर्च होता है, तो इसका 15% निकालेंगे तो मतलब 15 बटा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 2 चौक 8, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12%। ठीक है, 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका? 12%। तो ये जो 12% है, ये किस पर खर्च होता है? पुस्तक पर। ये किस पर खर्च होता है? पुस्तक पर। तो आप समझिए कि उसके पास 80% बचा था। ठीक है, 20% तो पहले से ही खर्च हो गया है। आ, तो 20% तो पहले से ही उसके ऊपर खर्च हो चुका है, पहले से ही खर्च हो गया। उसके पास बचा था 80। अब इस 80 में से भी 12% पुस्तक पर खर्च हो गया, तो बचा कितना? आप कहोगे कि 80 में से 12 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 68%। कितना बच गया? 68% अभी भी उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर उसमें से भी कह रहा है कि शेष आय का 30%, यानी जो 68% बचा है इसका, ऐसे समझिए 100 रुपया कमाता है, 20 रुपया पहले ही खर्च हो गया, बचा 80 रुपया। 80 रुपया का 15% निकाले तो 12 रुपया आया, जो कि पुस्तक पर खर्च हो गया। अब जब 80 रुपया में से 12 रुपया खर्च हो गया तो बचा कितना? 68 रुपया बचा। जब 68 रुपया बचा तो इसका भी 30% कपड़ों पर खर्च हो जाता है, तो इसका 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30/100। तो एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा 24, और तीछक 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20, और बटा में 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे और परसेंटेज लगा देंगे। यानी जो 68 रुपया हमारा बचा है, उसमें में से भी 20 रुपया 40 पैसा, ऐसे समझ लीजिए 20 रुपया 40 पैसा खर्च हो गया। तो अभी कितना बचा है? देखिए, अगर हम देखें कि अभी जो शेष बचा है हमारे पास, शेष आय, अभी जो शेष आय है वो कितना है? तो 68 माइनस 20.4 कर देंगे तो कितना बचेगा? क्योंकि 68 रुपया उसके पास था, 20.4 रुपया खर्चा हो गया, तो बचा कितना? यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 4, यानी 47.6% अभी भी उसके पास बचा हुआ है। अब कह रहा है कि अंतिम रूप से अगर उसके पास रुपया में 9,520 है तो बताइए उसकी आय कितनी थी? और अंतिम रूप से परसेंटेज में कितनी बचत है? 47.6। इसका मतलब ये है कि 47.6% की वैल्यू है 9,520 रुपया। ठीक है, तो आप जानते हो कि हमको किसका मान निकालना है? 100% का। तो हम 1% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9,520/47.6। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए तो। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर कहाँ पर थे? हाँ, हम लोग 1% की वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं। हम 1% की वैल्यू निकाल रहे हैं, 9,520/47.6 है। अब हमको 100% की वैल्यू निकालना चाहिए क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को 100 माना है। तो 100 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 9,520/47.6 गुणे 100। अगर हम एक जीरो ऊपर बढ़ा दें तो दशमलव खत्म हो जाएगा। अगर हम एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म। तो ये हो गया 476, और आप जानते हो 476 दुना होता है 952। ठीक है, तो यहाँ पर 20 का अगर 1000 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 20,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया। मतलब जो राम की आय है वो कितना है?
20,000 रुपया है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में देखिए 20,000 रुपया लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ किए नहीं है, देखिए जो भी हमसे कहा था बस उसी को हम सॉल्व करते चले गए। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सारा यहाँ पर टिटिम्मा लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारा इधर उधर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनकी हमको ज़रूरत थी। एक्स्ट्रा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए चूँकि आप सीख रहे हो इसलिए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते चल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी को टिक करके। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 9वां क्वेश्चन अब आपका आ गया पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन तक हमने आपको आय से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाया। अब आगे जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपका पेपर से रिलेटेड। पेपर मतलब यहाँ पर परीक्षा के पूर्णांक से रिलेटेड, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए अनिवार्य अंकों से 50 कम था। प्रश्न पत्र में पूर्णांक होंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र में कितने पूर्णांक होंगे यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हो जो पूर्णांक होता है, जो पूर्णांक होता है वो 100% का होता है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? 100%। 100% में से ही आपका मार्क्स क्या होता है यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो जो हमारा मार्क्स बनता है वो कितने पर बनता है? 100% पर, ठीक है। अब वो 100% में से कितना प्राप्त करता है? वो प्राप्त करता है 50%, ठीक है। रियल में 50% प्राप्त करता है और अंक में देखा जाए वो कितना प्राप्त करता है? 50 अंक प्राप्त करता है। 50% तो वैसे प्राप्त करता है, ठीक है। यानी अगर उस विद्यार्थी को पास होना है तो 100 में से कम उसको 50% अंक तो लाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि विद्यार्थी 50 अंक प्राप्त करता है और जितना उसको प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त कितना करना चाहिए? 50%, उसमें से 50 अंक वो कम लाता है। यानी ये जो 50 अंक पाया है ये पास होने के लिए मतलब कि उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको और अंक चाहिए। इसको कितना अंक चाहिए? जितने अंक से वो फेल मार रहा है वो पास होने के लिए अनिवार्य अंकों से 50 अंक कम है। ये जो अंक प्राप्त हुए हैं 50 अंक, ये उसके पास होने से 50 अंक कम है। तो अगर पास होना है तो जो 50 अंक कम है उसको हम लोग अगर जोड़ दें, जैसे अगर आपको पासिंग मार्क का 50 अंक का हो और आप केवल 48 अंक पाए हों और कोई कहे कि 48 अंक पाए हो फेल हो जाओगे, लेकिन किसी कारणवश अगर आपका 2 अंक बढ़ जाए तो आप पासिंग मार्क पर पहुंच जाओगे। इसका मतलब ये है कि वो 50 अंक से फेल हो रहा था और 50 अंक अगर उसको दे दिया जाए वो पास हो जाएगा, मतलब 50% उसका रिजल्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 50% प्राप्त करना है उसको तो कुल कितना अंक चाहिए? तो 50-50 100 अंक चाहिए। अगर पूर्णांक 100 का है तो 100% अगर उसको प्राप्त करना है तो क्या हो जाएगा? 100/50 गुणित 100, तो 50 दुना के 100, यानी ये हो जाएगा 200 अंक। कितना हो जाएगा ये? 200 अंक। यानी अगर उसको चाहिए कि 100% पूर्णांक हो, मतलब परीक्षा में 100% का पूर्णांक रखा जाए तो कितना अंक होना चाहिए? 200 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट परसेंट, मतलब कि राइट उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर ये 100% डायरेक्ट कर दिए, समझ में नहीं आया। देखिए जैसे पहले, इससे पहले सवाल में हम लोग 50% दिया है तो पहले 1% का निकालते थे फिर 100 का निकालते थे। तो 1% को हमने बीच में से ही ड्रॉप कर दिया, मतलब उसको नहीं लिखा, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं अब कि बार बार 1% निकाले फिर 100% निकालें। इससे अच्छा है कि 1% को हटा के डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? 100% का निकालेंगे, ठीक है। यही देखिए ट्रिक होता है, यही तरीका होता है।
तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। कौन सा अंक हो जाएगा आपका? 200 अंक। विकल्प में ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? लिखा हुआ है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए, मतलब पासिंग मार्क का 15% है, ठीक है। उसको 80 अंक मिलते हैं, परंतु वह 70 अंकों से असफल रहता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? तो आप जानते हो परीक्षा का जो अधिकतम अंक मतलब 100% पूरा अंक होता है। अब ये 100% में से उसको पास होने के लिए, किसके लिए? पास होने के लिए 15% चाहिए। लेकिन वो करता क्या है? वो प्राप्त करता है 80 अंक। कितना अंक प्राप्त करता है वो? 80 अंक प्राप्त करता है। और जितना उसको पास होने के लिए चाहिए उससे वो 70 अंक कम प्राप्त करता है। मतलब अगर उसको जितना चाहिए था उसमें में से 70 अंक क्या हुआ? कम मिला। तो अगर हम इसको 70 अंक दे देंगे, यानी 80 तो पहले से पाया हुआ है और फेल कितने से हुआ है? 70 अंक से। अगर उसको 70 अंक दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो पासिंग मार्क का तो प्राप्त ही कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको 70 अंक दे देंगे। तो यानी 15% उसको अगर चाहिए पास होने के लिए, तो अंकों में कितना चाहिए? 8 7 15 मतलब 150 अंक। परसेंटेज में अगर 15% चाहिए पास होने के लिए तो अंक में कितना चाहिए उसको? 150 चाहिए। हमको पूर्णांक बताना है, यानी 100% का मान बताना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 150 बटा 15 गुणते 100। तो 15 दहा में 150 और 100 का 10 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 1000 अंक। यानी उस परीक्षा का जो कुल पूर्णांक था वो कितने का था? 1000 अंकों का, जिसमें से अगर वो 150 अंक प्राप्त कर ले जाता है तो वह पास माना जाएगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ऑप्शन नंबर बी को टिक करके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका? कोई परीक्षार्थी एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाता है, ठीक है। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत जो है वो 33% है तो महत्तम कितने अंक थे? तो आप बताइए कि 100% का अगर पूर्णांक है जिसमें से कोई व्यक्ति अगर पास होना चाहता है तो उसको केवल 33% चाहिए। कितना चाहिए उसको? 33%। और वो व्यक्ति करता क्या है कि वो 484 अंक प्राप्त करता है। परसेंट की बात नहीं है, अभी अंक की बात करता है। तो 484 अंक उसको मिलते हैं, लेकिन ये पास होने के लिए पर्याप्त नहीं थे। क्यों? क्योंकि 11 अंक कम हो रहे थे, क्योंकि वह 11 अंकों से फेल हो जा रहा था। मतलब कम से कम अगर उसको पासिंग मार्क का भी चाहिए तो 33% का चाहिए। और वो अंकों में जो प्राप्त करता है वो 484 अंक प्राप्त करता है, जो 33% के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह 11 अंकों से क्या करता है? फेल हो जाता है। तो अगर हम जो वो अंक प्राप्त किया है उसमें 11 अंक और दे दें तो जाहिर सी बात है वो पास हो जाएगा, यानी वो 33% प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब ये है कि 33% की जो वैल्यू है ये 484 में 11 जोड़ने पर पता चल जाएगी। ये हो जाएगा 4 1 5, 8 1 9, अब ये तो 4 है, ये है। तो डायरेक्ट अगर हम मान निकालें, 33 का तो मान पता है, डायरेक्ट 100% का निकालें क्योंकि हमको पूर्णांक चाहिए 100 का। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 495 बटा कितना हो जाएगा? 33 और गुणे हो जाएगा 100। अब देखिए अगर हम देखें तो 12 तियाँ 36, 13 तियाँ 39, 13 से कट जाएगा। कितने से? 13 से। 13 पचे 13 तियाँ 39 नहीं कटेगा, ठीक है। 11 से काट लेते हैं, 11 से कट जाएगा। 11 चौक 44, 11 पचा 55 और 11 तियाँ 33 गुणते यहाँ पर 100, 3 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, मतलब ये 1500 आएगा। यानी 100% पूर्णांक था जिसका अगर अंकों में बात करें तो अंकों में कितना आ रहा है? 1500 अंक आ रहा है। यानी उसका जो पूर्णांक था वो 1500 अंक का था, ठीक है। तो परीक्षा फल का जो आपका महत्तम कितने अंक थे? 1500।
तो कौन से विकल्प में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए लिखा है 1500, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, 12वां क्वेश्चन, और इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मे भी बझा सकता है। क्यों? पहली बार में पढ़ेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, एक छात्र को एक परीक्षा में कुछ अंक मिले थे, पता नहीं है कितने अंक थे, लेकिन कुछ अंक उसको मिले थे। ठीक है, तथापि पुनर्मूल्यांकन के बाद जो अंक थे वो मूलतः प्राप्त अंक से 40% कम हो गए। इसका मतलब ये है कि उसको पहले से मान लेते हैं कुछ अंक मिले थे, लेकिन फिर से उसका मूल्यांकन हुआ। फिर से मूल्यांकन होने के बाद क्या हुआ कि जो अंक पहले उसको मिले थे उसमें से 40% कम कर दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो नया स्कोर बनकर आया पहले से, अब देखिए उसका जो नया स्कोर था वो 96 हो गया। पहले कितना था नहीं पता, लेकिन अब जो नया स्कोर है वो 96 हो गया। पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र के कितने अंक कम हुए? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि कितने अंक कम हुए। जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति, जैसे अभी देखिए जैसे बोर्ड पेपर का रिजल्ट आता है। ठीक है, बोर्ड पेपर का रिजल्ट आता है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। बोर्ड पेपर का रिजल्ट आता है तो जिन विद्यार्थियों को लगता है कि उनके मार्क्स कम हुए हैं और उनका प्रश्न सही था, वो लोग क्या करते हैं? फिर से एप्लीकेशन देते हैं। जब फिर से एप्लीकेशन देते हैं तो उनका पुनर्मूल्यांकन होता है। पुनर्मूल्यांकन के मतलब जो टीचर कॉपी चेक किए रहते हैं उनको बुलाया जाता है और वो छात्र के सामने क्या करते हैं? कॉपी को चेक करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर डिसाइड होता है कि अगर उसका नंबर, मतलब प्रश्न उसके सही हैं और नंबर काटा गया था तो उसको नंबर दिया जाता है, लेकिन अगर उसने गलत तरीके से उसका उत्तर लिखा है तो उसके उत्तर को काट भी लिया जाता है, उस पर अंक भी कम हो जाते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी होने वाला है। उसको कितना मिले थे हमें नहीं पता, लेकिन काफ़ी फिर से चेक हुई, पुनर्मूल्यांकन हुआ, जिसकी वजह से 40% जो उसके मार्क्स थे वो कम हो गए, जिसकी वजह से उसका जो नया स्कोर बना वो 96 बना। तो मान लेते हैं, हमें तो नहीं पता, हमें नहीं पता तो मान लेते हैं उसको पहले 100% मार्क्स मिले थे। आप कहोगे सर डायरेक्ट 100% कैसे किसी को मिल सकता है? देखिए परसेंटेज के सवाल में अगर हमको नहीं पता कितना है तो हम लोग क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। हमने मान लिया 100% उसके मार्क्स पहले थे, पुनर्मूल्यांकन से पहले, लेकिन फिर से कापियाँ चेक हुई। कापी चेक करने के बाद अब जो उसका रिजल्ट आया वो रिजल्ट कुछ निराशाजनक था। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स कम हुए थे। उसके मार्क्स क्या हुए थे? कम हुए थे, मतलब उसको कम नंबर मिला था, जिसकी वजह से 40% उसके मार्क्स क्या हो गए? कम हो गए। तो जब 40% मार्क्स कम हो गए तो उसको कितना मिला? मान लेते हैं वो 100 का दावेदार था पहले, लेकिन कापी फिर से चेक हुई, 40% कम कर दिया गया, तो अब उसको कितना मिला? उसको मिला 60%। उसको कितना मिला? 60%। और परसेंटेज में उसका नया जो स्कोर है वो 60% है, और अंक में कितना है? 60% तो परसेंटेज में है, लेकिन अंक में कितना है? तो अंक में अगर देखा जाए तो कह रहा है उसका नया स्कोर 96 हो जाएगा। उसका नया स्कोर कितना हो जाएगा? 96। तो 60% की वैल्यू 96 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 96 बटा के यहाँ पर 60 गुणे 100 और यहाँ परसेंटेज। तो आप जानते हो 16 छक्का 96। ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट देंगे तो हो गया 160 अंक। इसका मतलब ये है ये 100% का मान है। 100% मतलब पुनर्मूल्यांकन से पहले उसके जो अंक थे उसको हमने परसेंटेज में 100% माना था, जिसकी वैल्यू अब आ रही है कितना? 160 अंक। ठीक है, यानी पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ था उससे पहले उसका जो अंक था वो 160 अंक था, लेकिन अब क्या हो गया? अब 40% मार्क्स कम हो गए। ठीक है, जिससे उसका नया स्कोर 96 हो गया। तो ये बताइए यहाँ पर 160 से डायरेक्ट उसको कितना अंक मिला? 96 मिला।
शुरू में तो उसको मिला था 160, लेकिन किसी कारणवश उसको अब कितना मिल रहा है, 96 मिल रहा है। तो कितना कम हुआ, तो आप कहोगे 10 में से 6 गया 4, 15 में से 9 जाएगा 6, यानी 64 अंक जो है वो कम हुए उसके। पहले उसको 160 मिला था, लेकिन किसी कारणवश 96 मिला, तो 64 अंक उसके क्या हो गए, कम हो गए। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? हमसे पूछ भी रहा था पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र के कितने अंक कम हुए, तो 64 अंक कम हुए। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा हुआ है एक परीक्षार्थी 30 अंक प्राप्त करके 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10% अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है? तो दो लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, दो लोग हैं। पहला विद्यार्थी जो है वो 30% प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 30% प्राप्त करता है, लेकिन 5 अंक से फेल हो जाता है। 5 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा जो है वो 40% प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 40%। और जितना पासिंग मार्का था उससे 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। 10 अंक ये क्या करता है, अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, और ये 5 अंक कम प्राप्त करता है। ठीक है, तो बताना है कि उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये 5 अंक कम है, ये 10 अंक ज़्यादा है, और परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में ये 10% ज़्यादा है। यहाँ 30 है, यहाँ 10 है। कितना है आपका, यहाँ पर 10% ये ज़्यादा है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमको पहले विद्यार्थी को पास कराना है तो कितने से फेल हो रहा है, फेल हो रहा है 5 अंक से, यानी पहले विद्यार्थी को 5 अंक दे देना चाहिए ताकि वो पास हो जाए। दूसरे को अगर केवल पास कराना है तो पास होने से तो ये 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किया है, मतलब अगर 10 अंक कम भी कर देंगे तब पर भी दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें ओवरऑल जो परिवर्तन कितने का हो रहा है, तो 10 और 5 अंकों में 15 का। क्यों? क्योंकि एक को 10 घटा रहे हैं, दूसरे को 5 बढ़ा रहे हैं, ताकि दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर। तो कुल कितने का परिवर्तन हमने किया, 15 का किया। और परसेंटेज में कितने का परिवर्तन किया, 10% का। यानी 10% की जो वैल्यू है वो 15 है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। तो कितना अंक चाहिए उसको, अगर हम 30% पर सॉल्व करते हैं तो 10% का मान कितना है, 15 है। तो 30% का मान कितना हो जाएगा, 15/10 गुणित 30। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 45 अंक। अगर वो 30% प्राप्त करता है, जिसका मतलब वो 45 अंक प्राप्त करता है, तो वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको 5 अंक कम मिले हैं। अगर उसको पास होना है तो 45 अंक तो वो प्राप्त किया है, जिसमें से 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो उसको 5 अंक और देना चाहिए। 5 अंक और देना चाहिए। जैसे 30% प्राप्त करेगा तो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाएगा। 30% का मतलब 45 अंक। अब वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाएगा, जबकि पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, यानी पासिंग मार्क का कितने का है। तो 5 ऐसे फेल हो रहा था, 5 दे देंगे, तो 50 अंक। कितने अंक, 50 अंक। यानी अगर उस विद्यार्थी को पास होना है तो उसको कम से कम कितना अंक लाना पड़ेगा, 30% यानी 50 अंक लाना पड़ेगा, तब जाके वो पास हो पाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, एक परीक्षार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? सेम टू सेम वही सवाल है। दो विद्यार्थी हैं, पहला विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी। पहला कितना प्राप्त करता है, 30%।
और वो कितने अंकों से फेल हो जाता है? 108 अंकों से। दूसरा कितना प्राप्त करता है? 52%। ठीक है। उसके बाद वह कितना ज़्यादा नंबर पा जाता है पास होने के अलावा? 24 नंबर ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है। तो अगर हमको केवल पासिंग मार्का चाहिए तो इसमें 30% प्राप्त करता है, 108 नंबर से फेल हो जाता है। तो अगर हम इसको 108 नंबर दे दें, ये पास हो जाएगा, मतलब केवल पासिंग मार्का। और ये 52% प्राप्त किया है, मतलब पासिंग मार्का से ज़्यादा प्राप्त किया है। कितना अंक? 24 अंक। तो अगर हम 24 इसमें से घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? केवल पासिंग मार्का तक का हमारा परसेंटेज पहुंच जाएगा। तो कुल कितने का परिवर्तन कर रहे हैं? तो आप इसे घटाओगे नहीं, इसे आप जोड़ोगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 4 12 और यहाँ 3 यहाँ 1, यानी 132 अंक का हम लोग क्या कर रहे हैं? हेर फेर कर रहे हैं। एक में जोड़ रहे हैं, दूसरे में घटा रहे हैं। परसेंटेज में कितने का हेर फेर कर रहे हैं? 22% का। कितने का? 22% का। मतलब 22% की जो वैल्यू है वो है 132 अंक। तो आप कहोगे 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 132 बटा के 22। और आप जानते हो 22 छक्का 132, यानी 1% जो है वो 6 अंक के बराबर है। तो 30% कितने के बराबर हो जाएगा? 30% बराबर हो जाएगा 30 गुणित 6, मतलब 180 अंक के। यानी अगर वो 30% प्राप्त करता है तो अंकों में कितना प्राप्त करेगा? 180 अंक। और 180 अंक वो प्राप्त करके 108 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो अगर उसको पास करना है तो 108 अंक क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो पास होगा, यानी पासिंग मार्क का उसको मिलेगा। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 8, 1 1 2, मतलब 288 अंक। अगर उसको 288 अंक मिल जाते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज में कितना हो जाएगा? परसेंटेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको पता करना होगा कि कितना परसेंट उसको मिला। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको पहले पूर्णांक पता करना पड़ेगा। पूर्णांक मतलब 100%। आप जानते हो 1% की वैल्यू कितना है? 6 अंक है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 अंक। यानी 600 अंक में अगर वो 288 अंक प्राप्त करता है तो वो पास होगा, केवल पास होगा। ठीक है। तो इसका अगर परसेंटेज निकालें, यानी पास होने का परसेंटेज, तो कितना वो प्राप्त किया है बटे कितने का पूर्णांक है, गुणे 100%। तो डबल जीरो काट देंगे। 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, मतलब 48% क्या हो जाएगा? उसका पासिंग मार्क का हो जाएगा। यानी उसको पास होने के लिए 48% चाहिए, तब जाके वो क्या होगा? पास होगा। अंकों में बात करें तो 288 अंक। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखिए 48% लिखा है, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, मतलब अगर वो 40% प्राप्त कर लेता है तो वो पास हो जाएगा। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल रहा, मतलब अनुत्तीर्ण रहा। तो बताइए कुल पूर्णांक कितने का था? तो यहाँ पर ये बताइए, कुल पूर्णांक मान लेते हैं 100% का है। इसमें से अगर आपको केवल पास होना है तो आपको कितना चाहिए? उसको 40% चाहिए, पासिंग मार्क का। लेकिन उसने अंक में कितना प्राप्त किया? अंक में प्राप्त किया 178, और कितने अंक से फेल रहा? 22 अंक से। तो अगर उसको 22 अंक दे दिया जाए, क्योंकि 22 अंक से ही वो फेल है, अगर उसको 22 अंक दे दिया जाए वो पास हो जाएगा, मतलब वो 40% प्राप्त कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको 40% चाहिए तो 178 में हमको 22 जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये? 8 2 10, 7 2 9 1 10, 200। यानी अगर किसी को 40% चाहिए पास होने के लिए तो अंकों में कितना चाहिए? 200 अंक चाहिए। तो 40% की वैल्यू अगर 200 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 200 बटा 40 गुणित 100 कर देंगे। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कर देंगे। और अगर हम 4 से काटे 20 को
4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो 5 का 100 में गुणा करा देंगे तो 500 हो जाएगा। यानी जो कुल पूर्णांक था वो 500 अंकों का था, जिसमें से अगर कोई व्यक्ति 200 अंक भी प्राप्त कर लेता है, यानी 40% भी प्राप्त कर लेता है, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 500 लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा प्रश्न समझ में आया होगा, और आप यहाँ तक अगर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।